तालियों से अभिनंदन। करते हुए विशेष रूप से हमारे आज जो मुख्य अतिथि महेश जी और उषा जी, वैसे तो जितने चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं उनमें से 75% सबके नाम मुझको याद है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आज पहली बार दिखे हैं तो उनका नाम नहीं याद है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अध्यक्ष की बात सुनने के लिए इतनी देर तक बैठे रहना, ये अपने आप में बड़ा ध्रुव हो रहा है। और क्योंकि आप सब लोग बैठे हैं सुनने के लिए, इसलिए हम सबसे पहले आभार आपका करते हैं कि आप कम से कम सुनने के लिए बैठे रहे। ये भारी बात है। हम क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे तो अलग बात है, लेकिन आप बैठे रहे ये बहुत बड़ी बात है। ये जो निबंध मनीष जी ने लिखे हैं उन पर बहुत चर्चा हो चुकी है, विशेष रूप से हो चुकी है, तो अब बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें एक पीढ़ी का जिक्र किया गया है कि युवा पीढ़ी का संतरास। ये जो विषय इन्होंने लिया है ये हमको बहुत अच्छा लगा। देखिए, आम तौर से लोग कहते हैं अरे भाई ये तो जनरेशन का गैप है। तो ये जनरेशन का गैप जो है, ये जो कहते आ रहे थे लोग, इसके ऊपर कोई निबंध हमने आज तक नहीं पढ़ा और वो निबंध यहाँ पे मिला, तो हमको ये निबंध इसलिए बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात इसमें यह है कि जितने भी निबंध हैं, ये निबंध के जो शीर्षक हैं ये बिल्कुल मौलिक हैं। और ये हम मौलिक इसलिए कहते हैं कि चाहे चर्चा कहीं भी रही हो, हमने ऐसा कोई निबंध नहीं देखा आजकल जो इन विषयों पर हो। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि स्थित प्रज्ञ की एक परिभाषा दी है उन्होंने कि जो अपने को स्वयं सूक्ष्म ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। यहाँ पर हम आपको केवल एक झलक के तौर पर कहना चाहते हैं कि जो विषय इन्होंने चुने हैं, मनीष जी ने चुने हैं, इनके ये स्थित प्रज्ञ है। ये ऐसा कोई भी वहाँ पर मामला नहीं निकलता है जो इन्होंने छोड़ दिया हो। सूर्य के लिए कहा जाता है कि वो बालपन का कोना कोना झांक आए थे। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस विषय पर इन्होंने निबंध लिखा है उसका कोना कोना झांक दिया इन्होंने, और उसमें इतना शोध किया है कि इन निबंधों के बाद ये बात खाली चली जाएगी किसी की कि इस पर कुछ कम रह गया था, इसमें कुछ कम नहीं रह गया। इतना शोध करके इन्होंने लिखा। महेश जी ने अभी ये बात कही थी कि पहले उन्होंने शोध किया, उसके बाद उसको समझ के और अपनी बात उसमें जोड़ी। ये बात बिल्कुल अपनी जगह सही है कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से पहले देख लिया है, समझ लिया है, और कोई भी किसी भी तरीके से कहीं कुछ कम न रह जाए, ये बात इन निबंधों में दिखाई पड़ती है। अभी आयाम के बाद चल रहे थे कि भाई वो नाटककार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं, और कुछ बाकी रह गया था। बाकी क्या रह गया था कि उषा जी व्यंग्यकार छोड़ गई थी। वो व्यंग्यकार भी है। तो एक तो व्यंग्यकार छूट गया, और दूसरा देखिए, कभी कभी ये कहा जाता है कि
जब तमाम चीज़ें होती हैं एक ही व्यक्ति में होती हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें मैं कौन हूँ। इसमें इन्होंने फिलासफर्स के बहुत से नाम लिए, जैसे प्लेटो का नाम लिया, सोक्रेटिस का नाम लिया, ये तमाम लोगों के नाम उन्होंने लिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति किसी दार्शनिक की बात को सब लिखता है, ये जरूरी नहीं कि वो डिग्री लिए हुए वो स्वयं में दार्शनिक है। तो ये भी इनका एक आयाम है कि ये एक छिपे हुए दार्शनिक के तौर पर इन्होंने जो कुछ लिखा है उसमें इतना तर्कसंगत लिखा है कि उसमें कुछ कमी नहीं लगती है, सब तर्कसंगत है। और दार्शनिक हमेशा तर्कसंगत होता है, उसमें लॉजिक पड़ता है और इसलिए वो सब तर्कसंगत होता है। तो तर्कसंगत इन्होंने सब कुछ लिखा है और ये छिपे हुए दार्शनिक के तौर पर है। इसलिए इनके जितने भी निबंध हैं इनमें भाषा ऐसी है, प्रांजल भाषा का प्रयोग हुआ है। और ये ऐसी भाषा है कि हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि अगर आप इनके निबंध पढ़ें तो आपको एकाग्र चित्त होना चाहिए। अगर आप एकाग्र चित्त नहीं होंगे तो जो इन्होंने इसमें मोती पिरोए हैं वो आपके हाथ में नहीं पहुंचेंगे। अगर हम इन निबंधों को पढ़ें और सरसरी तौर पर पढ़ जाएंगे तो हमको इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए एकाग्र चित्त होकर जब आप इसको पढ़ेंगे तभी आपको इसमें चुने हुए मोती जो मनीष जी ने डाले हैं वो आपके हाथ में आएंगे और आपका आंचल भर जाएगा। तो ये बातें आपको खूब ध्यान रखने की हैं। जैसा कि महेश जी अभी कह रहे थे कि ये निबंध बच्चों को भी पढ़ाने चाहिए। हम अपनी तरफ से कहना चाहते हैं कि जो निबंध लिखने की परंपरा थी अब वास्तव में कम हो गई है। हम आपको एक संस्मरण छोटा सा सुना देते हैं। जब हम एमए कर रहे थे तो हमारी तबीयत खराब हो गई, तो पेपर बिगड़ गया, इंजेक्शन लगा, पता नहीं क्या क्या हुआ। तो जो हेड थे वो आए हमारे पास और बहुत हाथ वाथ दिया। वो श्रीवास्तव साहब थे और वो बड़े दार्शनिक थे, विदेशों में भी जाया करते थे अपना प्रवचन करने। तो हमको कुछ फायदा हुआ। और उसके बाद एक और विषय होता है जिसमें एक ही निबंध लिखा जाता है। 3 घंटे का टाइम होता है और एक निबंध लिखा जाता है। तो दूसरे दिन वो भी था पेपर, तो हमने 3 घंटे में एक निबंध लिखा। अब आप सोचिए कि कितनी कापी भरी होंगी। अब है कि 200 पेज 200 वर्ड्स का लिखे। तो वो जो निबंध लिखने का, अब यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ पेपर होता है कि ये नहीं होता है, ये हमको अब पता नहीं है। लेकिन उस वक्त आगरा यूनिवर्सिटी में था कि जब एमए के लोग होते थे तो उनको एक पेपर में खाली निबंध लिखना होता था। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर कोई एलएम करे तो उसको एक पेपर के लिए एक रिसर्च पेपर बनाना होता है, एक थीसिस लिखता है वो। तो इस तरह की जो परंपराएं होती हैं ये बच्चों को कुछ अच्छा सिखाने की बात सोची गई थी, इसलिए ये किया गया है। अब ये परंपराएं इस तरह से खत्म हो रही। हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो निबंध लिखे हैं ये इतने श्रेष्ठ हैं, इतने बढ़िया हैं, इसलिए हमारे मन में इनके प्रति एक दोहा आया। गीत लिखे, दोहे लिखे, सुंदर लिखे निबंध। गीत लिखे, दोहे लिखे, सुंदर लिखे निबंध। कहते कानन में कथा। इनके जो कहानी संग्रह हैं वो कथा कानन इन्होंने लिखा है। तो अब हमने क्या लिखा इसमें? कहते कानन में कथा, सुंदर मधुर प्रबंध। ये जो अगर कोई कानन में हो और अपनी कथा कहता हो तो सुनने वाले बहुत लोग हो जाएंगे तमाम। और वो तो वही वन संरक्षक रहे हैं तो वहां पर तो इतने जीव होते हैं, तो अगर आप वहां पे बांसुरी बजाइए तो पता नहीं कितने लोग सुनेंगे। कोई जरूरी थोड़ी कि आदमी सुने। तो ये इन निबंधों की जो
खूबसूरती है वो सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये अपने आप में पूर्ण है, इसमें कोई चीज कम नहीं बची है। और ये शोध करने के लिए जो आगे वाले व्यक्ति होंगे, कभी शोध करेंगे तो इन निबंधों की उनको आवश्यकता पड़ेगी और ये बहुत उनको लाभदायक सिद्ध होंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो निबंध हैं ये कालजयी साहित्य के अंग हो गए। ये कालजयी इसलिए कहे जा रहे हैं कि ये निबंध जब तक रहेंगे, जब तक संसार रहेगा, जब तक किताबें रहेंगी, तब तक इन निबंधों की जरूर आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये बड़े कोने तक झांक आए हैं उन विषयों के विषय में। हम आपको देखिए एक जो बात बताना चाहते थे वो हमारे मन से उतर रही है। जो जनरेशन गैप की बात थी उसको इन्होंने कितनी खूबसूरती से समझाया है और कहा है, लौकिक सच्चाई ये है कि स्वच्छ, संतुलित और संरक्षित पर्यावरण, संयमित, सहनशील और सकारात्मक अंतर्मन और प्रज्ञावान अनुभवी पुरानी पीढ़ी के परामर्श का लौकिक मिश्रण ही युवा पीढ़ी के लिए संतरास का निदान है। तो ये जो बात इन्होंने कही है ये शायद लोगों की समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये बात अपनी जगह पर सही है कि जहाँ पर जनरेशन का गैप हो वहाँ पर बुजुर्ग लोगों के जो संस्कार जी चुके हैं, उनका जीवन पूरा बीत चुका है, उनका अनुभव है, तो उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए बच्चों को चाहिए कि उनको आदर के साथ देखें और उनके जो बताए हुए मार्ग पर चले तो उनका संतरास अपने आप कम हो जाएगा। ये बात इसमें स्पष्ट की गई। तो ये हमको निबंध इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि इसमें ये तो बहुत लोग कहते दिखाई पड़ते हैं कि जनरेशन गैप है, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि आखिर जनरेशन गैप मिटेगा कैसे। तो मिटने का तरीका इन्होंने बताया कि दोनों पार्टी को एक साथ जुड़कर उनके अनुभव का लाभ उठाकर आप अपनी नैया चलाएंगे जीवन की तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा इन शब्दों के साथ हम आपका बहुत आभार फिर से कहते हैं और बहुत वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करते हैं कि जब कभी हम कहीं अध्यक्ष के उसमें हो तो हमारी बात और हम तो हंसाने के लिए ही बात करना चाह रहे थे कि भाई मौन ना रहे, सब बड़ा गंभीर सा हो गया था बात सुनते सुनते, तो कम से कम मुस्कुराते रहें। तो मुस्कुराहट जो है जीवन को सफल बनाने का सबसे बड़ा तरीका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। योगेश जी, एक इनका आयाम किसी को नहीं पता है, वो मुझे बता दीजिए। आइए स्वागत है।